हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बैच स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट द बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शुरू किए थे। द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को शुरू किए थे। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्ट्री मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे, वो हमारा पहला वीडियो था, तो आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग कहां पर स्थापित करना, मतलब हम लोग कहां पर स्थापित करेंगे कि बढ़िया रहेगा है। मान लेते हैं हमको हाइड्रो पावर प्लांट कहीं पर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए डैम बनाना पड़ता है, पूरा पावर हाउस बनाना पड़ता है। तो कैसा जगह का हम सिलेक्शन करेंगे, कैसा साइट का सिलेक्शन करेंगे कि बढ़िया रहेगा, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा और सब कुछ हमारा सस्ता में भी पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट लिखकर समझाऊंगा। टोटल 6 पॉइंट है, जिसके माध्यम से, यानी ये आपका क्वेश्चन अगर मान लेते एग्जाम में आया है या फिर आएगा कि राइट द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, कि वे सारे फैक्टर्स को आप लिखिए जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट का साइट का सिलेक्शन करने के लिए सही है। ठीक है, तो इसमें टोटल मैं आपको 6 फैक्टर्स बताऊंगा और यही 6 फैक्टर्स आप लोग जाकर के एग्जाम में लिखिएगा, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको 6 फैक्टर्स को बढ़िया से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 फैक्टर्स है, ध्यान से समझिए। पहला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि पानी की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता किसकी? पानी की। देखिए, हम जब भी हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जाएंगे, कहीं पर स्थापित करने जाएंगे, एस्टेब्लिश करने जाएंगे, डेवलप करने जाएंगे, तो उसके लिए हमको वहां पर डैम बनाना होगा है, या फिर नहीं भी डैम बना रहे तो हमको सबसे पहले वहां पर यह पता करना होगा कि वहां पर पानी का मौजूदगी है क्या नहीं। क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जब पानी के काइनेटिक एनर्जी का आपको टरबाइन में उसको गिरवाया जाता है, पानी का बौछार को गिरवाया जाता है टरबाइन में, और टरबाइन के रोटेट करने के कारण आपका जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पानी उस जगह पर है क्या नहीं। और हम चल गए, मान लेते थार मरुस्थल चल गए, राजस्थान का थार मरुस्थल चल गए, वहां पर देख रहे कि पानी ही नहीं है, तो फिर क्या वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा? बनेगा? आप ही बोलिए। नहीं। तो ऐसा जगह का कभी सिलेक्शन नहीं करना है, बंजर भूमि पर नहीं करना है, कहीं मतलब जहां पर पानी की मात्रा, माने पानी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, वैसा जगह को सिलेक्ट नहीं करना है। हमेशा वैसा ही जगह पर हाइड्रो पावर प्लांट बनाना चाहिए जहां पर पानी मौजूदगी है। टू एक्सट्रैक्ट, अब पानी में 2 तरीके का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर टू एक्सट्रैक्ट द पोटेंशियल एनर्जी रिजर्वायर और पोंडेज। पोंडेज का मतलब क्या होता है और रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय, पोंडेज का मतलब होता है डैम में यदि पानी एकत्रित है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोंडेज। अगर आपका काइनेटिक पानी का पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बनाना है तो हमको रिजर्वायर बनाना होगा या फिर पोंडेज बनाना होगा, डैम बनाना होगा। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हमको जलाशय बनाना होगा, रिजर्वायर, या फिर पोंडेज बनाना होगा, डैम बनाना होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी से हमको एनर्जी बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है काइनेटिक एनर्जी से, किसका? पानी का काइनेटिक एनर्जी से, तो हमको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाना होगा। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि नदी के पानी से आपको बिजली बनाया जाता है। नदी का पानी, नदी का पानी क्या होता है? बहता हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी यानी बहता हुआ पानी को टरबाइन में हम यदि गिराएंगे तो टरबाइन घूरने से मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो डैम या रिजर्वायर बनाना होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हमको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? इन ऑल द केसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। दोनों ही केसेस में अगर हमको डैम बनाना होगा तो थोड़ा पानी में होगा डैम बनेगा, है? थोड़ा पानी से होगा? नहीं, डैम बनाना होगा। इसका मतलब डैम हम क्यों बनाए? ताकि बड़ी मात्रा में पानी को एक जगह एकत्रित किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके। रिजर्वायर का भी कंडीशन वही है कि एक बड़ा सा जलाशय में पानी एकत्रित करना है, या फिर काइनेटिक एनर्जी, रन ऑफ रिवर। तो रिवर में तो कम पानी नहीं होगा। अगर पानी देखते होंगे गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती है, हम लोग के निकट में हम लोग का दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी गर्मियों के दिनों में सूख जाती है, पूरा नहीं सूखती, पानी का जलस्तर घट जाता है। तो उस समय क्या होता है? जो हाइड्रो पावर प्लांट अगर कहीं पर बना है, जैसे दामोदर वैली जो आपका है डीबीसी, वो भी आपका जल से ही बिजली बनाता है, तो वहां पर क्या होता है? गर्मी के दिनों में बिजली उतना नहीं बन पाता है, जो कैपेसिटी है मेगावाट में नहीं बन पाता है। तो अभी के समय में नदी में अच्छा खासा पानी है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी काफी खूब मात्रा में बन रहा है। तो क्या होगा? यानी
छोटा मोटा अमाउंट में पानी से मेरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनने वाला है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में उसको जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली वाटर इज कलेक्टेड इन रिजर्वॉयर ड्यूरिंग द रेन। अब रिजर्वॉयर यानी जलाशय में अगर हमको पानी को कलेक्ट करना है तो रिजर्वॉयर में तो हमको रन ऑफ रिवर तो नहीं होता है, रन ऑफ रिवर आपका नहीं होता है, रिजर्वॉयर जलाशय, कहीं पर जलाशय हमको मतलब बनाना है तो जलाशय में पानी कहां से मिलेगा। आप लोग अपना घर गांव के किनारे में अगर कहीं पर बांध वगैरह होगा ना, बांध वगैरह जहां पर आप लोग नहाने जाते होंगे, तो बांध में क्या कहीं से पानी नदी तरफ से आता है, नहीं नहीं, बरसात का जो पानी है उसी से आता है, या फिर खेत तरफ से जो बरसात के दिनों में आ रहा है पानी वही से, माने सिंपल सा रेन वाटर। तो रेन वाटर से ही जो मेरा जलाशय है वो भरेगा, रिजर्वायर जो भरेगा, एंड यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू आउट द डे। अब जब मेरा जलाशय भर चुका है, रिजर्वायर भर चुका है रेन वाटर से, तो अब आप उसका सालों भर बिजली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हिली एरिया आर मोस्ट सुटेबल फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। हिली पहाड़ी क्षेत्र हाइड्रो पावर प्लांट खोलने के लिए सबसे बढ़िया है। हाइड्रो पावर प्लांट हम क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में जलाशय या फिर डैम बनाना पड़ता है, तो डैम बनाने के लिए पहाड़ी इलाका एक नंबर है। पहाड़ी इलाका में डैम, और पहाड़ से जान भी करते हैं हम लोग की नदियां बहती है ना, तो पहाड़ में अगर कहीं से नदियां बह रहा है, वहां पर हम नदी का पानी को डाइवर्स करके हम डैम में यदि हम ला दिए, ला पा रहे और डैम बना ले रहे पहाड़ी इलाके में, तो पहाड़ से जब पानी नीचे आएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस प्रकार से वहां पर टरबाइन घूमे, वो ज्यादा स्पीड में घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब बहुत हिली एरिया जो है ना, हिली पहाड़ी इलाका, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। तो अगर आप लोग कहीं आगे चलकर मान लेते हैं आप लोग कभी इंजीनियर बन गए हैं, तो वहां पर आपको मान लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का मौका दिया गया है ना, तो आप लोग कैसा जगह सेलेक्ट करेंगे, हिली एरिया, ठीक है, पहाड़ी इलाका। उसके बाद ये हो गया पहला फैक्टर जिसमें हम लोग समझे कि कैसा जगह में हाइड्रो पावर प्लांट बनाना चाहिए, हिली एरिया में या फिर डैम या फिर रिजर्वायर के माध्यम से, ताकि बड़ी मात्रा में पानी को कलेक्ट किया जा सके, रन ऑफ रिवर माध्यम से भी, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी। दूसरा जो हमारा फैक्टर है स्टोरेज ऑफ वाटर, कि पानी को देखिए स्टोर करना होगा। पानी तो अब हमको मान लेते रन ऑफ रिवर वाटर से भी मिल रहा है ना, तो उसको क्या करना होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, तो उसको जैसे हम लोग क्या देखते हैं गर्मी के दिनों में, मैंने आपको बताया दामोदर नदी सूख जाती है तो उससे बिजली बनाना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन क्या दामोदर घाटी जो दामोदर नदी है उससे सीधे पानी ले जाकर के टरबाइन में घुमाया जाता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी नदी में ऐसा नहीं होता सिस्टम। क्या होता है, क्योंकि गर्मी का दिनों में नदियां सूख जाती है, जाहिर सी बात है ना, तो क्या किया जाता है, जो पावर प्लांट जो होते हैं वे अपना एक पर्सनल डैम बना लेते हैं, पर्सनल डैम या फिर रिजर्वायर बना लेते हैं, जो क्या करते हैं नदी का पानी को डाइवर्ट करके, ये मान लेते हैं इधर से नदी बह रही है और यहाँ पर पावर हाउस है, ठीक है, पावर प्लांट है, तो ये क्या करेगा, नदी का पानी को सीधे यहाँ पर टरबाइन में नहीं घुमाएगा, ये क्या करेगा, नदी का पानी जो है, मान लेते इधर से नदी बह रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन इधर है, ये क्या करेगा, इधर से पाइप के माध्यम से नदी का पानी को एक डैम में उसको मतलब स्टोर करेगा, है ना, ये रिवर है, ठीक है, रिवर से डैम में पानी को लाया जा रहा है, ये डैम क्या रहेगा, इस पावर प्लांट का पर्सनल रहेगा। इस डैम के माध्यम से फिर यहाँ पर पाइप से टनल के माध्यम से इस टरबाइन में पानी को बौछार करवाया जाएगा और इस टरबाइन से मेरा हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली जाएगा। तो इस तरीके से होता है, यानी नदी का काइनेटिक एनर्जी से मेरा सीधे बिजली नहीं बनता, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती है तो उसका जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज लो, काइनेटिक एनर्जी उसका माने स्पीड कम हो जाता है, तो जिस कारण से इट इज फेवरेबल टू हैव द रिजर्वायर टू कलेक्ट द वाटर। इसलिए ऐसा माने ऐसा होता है कि हम क्या करेंगे, उस नदी का पानी को पहले डैम में ला करके रिजर्वायर में ला करके उसको कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो डैम में जो पानी बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, क्योंकि हाई बहुत ज्यादा प्रेशर का पानी यहाँ पर डैम में, उसके बाद हम टरबाइन को घुमा लेंगे और अच्छा से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, ठीक है। टू कलेक्ट द वाटर फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ड्यू टू वाइड वेरिएशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर मेड इट नेसेसरी टू हैव द रिजर्वायर। अब देखिए रिजर्वायर में क्या होता है, वर्षा के पानी से जलाशय भरता है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक साल बहुत अच्छा से पानी दे दिया और जलाशय आपका भर ही जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी जो इलेक्शन हुआ था मुखिया का, अभी लगभग 2 साल होने वाला है ना, तो मुखिया लोग क्या करते हैं, गांव में उन लोग पैसा कमाने के लिए, है ना, फंड पास करने के लिए बड़ा बड़ा जो बांध है फिर उसी को कोड़ेगा, है, फिर से उसी को खुदवाएगा, है ना, फंड पास करवाने के लिए। तो हम लोग के गांव में 2 बांध था, है ना, 2 एकदम अच्छा खासा उसमें पानी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोगों को एकदम नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन इन लोग पैसा कमाने का होड़ देखिए, है, जो बांध सब अभी खराब है वो सबको मैंने छाराने के अलावा मैंने वो सबको साफ सुथरा करवाने के बजाय इन लोग जो अच्छा बांध है उसी को और कोड़वा करके, उसी को और खुदवा करके और पैसा छापने का काम कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि अब उतना बड़ा जो बांध खोद दिया है उतना जो इतना लगभग जेसीबी का माध्यम से, हाँ, तो इतना बड़ा जो बांध है क्या वो एक साल में भरेगा बरसात का पानी से? नहीं भरेगा ना। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है ड्यू टू द वाइड वेरिएशन, क्योंकि जो रेनफॉल है उसमें भी वेरिएशन होता है। कभी मान लेते किसी साल बहुत ज्यादा पानी दे दिया, एकदम बाढ़ आ गया, किसी साल बहुत कम पानी दे दिया, तो वेरिएशन देखा जाता है ड्यूरिंग द ईयर, जो क्या कहता है ये जरूरी कर देता है कि रिजर्वायर यानी जलाशय बनाना होगा, है ना। तो ये हमें अपना गांव का एग्जांपल दिया कि पानी का वेरिएशन रहता है, लेकिन जहां पर हम लोग सोचते हैं कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सीधे बिजली बना लेंगे, है ना, क्योंकि रन ऑफ रिवर से मेरा पानी मिल ही जा रहा है, टरबाइन को घुमा लेंगे। लेकिन क्या होता है नदियों में भी पानी का वेरिएशन रहता है, रेनफॉल, जिस कारण से क्या होता है हमको रिजर्वायर एक बनाना ही होता है। इट इज नेसेसरी, क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू हैव द रिजर्वायर, एक जलाशय बनाना ही पड़ेगा, है ना, तभी आप पानी को कलेक्ट कर रख सके। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड बाय, पानी का स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे मान लेते हैं हम डैम बना लिए या फिर हम एक जलाशय बना लिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर पानी कितना रखा जा सकता है, उसका कैपेसिटी कितना है? तो इस कैपेसिटी को एक कैलकुलेट किया जा सकता है मास कर्व के द्वारा, इस कैलकुलेटेड बाय मास कर्व। ये मास कर्व क्या होता है मैं आगे चलकर आपको अच्छा से पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास कर्व के द्वारा। किसके द्वारा? मास कर्व के द्वारा। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चलिए। ये दो को अभी फैक्टर देखिए, अब टोटल और 4 को फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका जो पूरा नोट्स है ये आपका एहसान सिंह पब्लिकेशन का बुक से एकदम लाइन बाय लाइन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जाकर के लिख लीजिए, बैठिए एकदम लिख के ही उठिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीसरा फैक्टर है आपका हेड ऑफ वाटर। हेड के बारे में मैंने आपको कल का वीडियो में बताया था। हेड मतलब सिंपल से बात है कि डैम कितना ऊंचा है, मतलब हाइट ऑफ वाटर, पानी का हाइट कितना है, वही हेड है। हेड ऑफ वाटर, वाटर का हेड। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एक बोतल ले लेते हैं, ठीक है, बोतल, और बोतल का सबसे नीचे ठो में एकदम एगो छेद कर देते हैं, ठीक है, फिर ऊपर ठो में एगो छेद कर देते, उससे ऊपर ठो में एगो छेद कर देते, और उससे ऊपर ठो में एगो छेद कर, मतलब टोटल 3 गो या फिर 4 गो छेद कर लेते। अरे ये बोतल तो अगर पूरा भर देते पानी से, अब बताइए कि चारों छेद में से सबसे लंबा दूरी तक कौन सा छेद से पानी जाएगा, सबसे लंबा दूरी तक? ये आपने क्लास 7 या फिर 8 का साइंस बुक में जरूर पढ़ा था ना। तो कौन सा छेद से ज्यादा दूर तक जाएगा पानी? जो सबसे नीचे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, उससे ही पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा। मतलब क्या है? और साथ ही साथ ये जो अच्छा, एक और दूसरा कंडीशन, दूसरा केस, अगर ये वाला जो बोतल है इसको हम पूरा ना भर के हम थोड़ा सा भर रहे, एकदम थोड़ा सा, है ना, तो और देख रहे कि ये 3 गो छेद से पानी नहीं जा रहा, मात्र केवल सबसे नीचे वाला से पानी जा रहा है। अब बताए कि पानी कितना दूर तक जाएगा? क्या ज्यादा दूर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। काहे? क्योंकि इस पर प्रेशर कम हो गया। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है हेड ऑफ वाटर। जितना ज्यादा ऊंचाई का रहेगा आपका डैम, जितना ज्यादा ऊंचा तक रहेगा डैम, मतलब ऊंचा जगह में नहीं रख देंगे, मतलब ऊंचा भी बनाना होगा डैम को, या फिर ऊंचा जगह में भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना ज्यादा ऊंचा तक रहेगा डैम, जो हाई हेड, अगर उसका डैम का हाइट ज्यादा रहेगा, मींस हाई पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब उस पर जो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हाई एनर्जी से क्या निकलेगा? पानी वहां से निकलेगा और टरबाइन में गिरेगा, और टरबाइन से ज्यादा हाई एनर्जी में गिर रहा है पानी, तो टरबाइन को ज्यादा स्पीड में घुमाएगा और ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई फंडा नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ हेड डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। एरिया का स्थलाकृति पर, यानी जो जमीन है उसका आकृति कैसा है। अगर मान लेते हैं पहाड़ी इलाका, तो अब तो बहुत अच्छा, डैम ऊंचा रहेगा तो उतना हाइट से पानी को आने में भी उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो टरबाइन ज्यादा स्पीड से घूमेगा, पानी ज्यादा, माने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा पहाड़ी इलाका नहीं है, मतलब एरिया का बात करें, पहाड़ी इलाका नहीं है, मान लेते वो मैदान है, एकदम समतल मैदान। अब मान लेते वहां पर अगर हम डैम बना दिए हैं, तो वहां से चलिए डैम से पानी एवे करे आएगा भी, तो उसका हाइट उतना ज्यादा नहीं है। पहाड़ समतल इलाका में कितना हाइट रहेगा डैम का? हाइट यदि रहेगा ही, फिर भी उसका एनर्जी इतना नहीं रहेगा कि वो मतलब उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसका जो टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति है ना, स्थलाकृति उस पर भी डिपेंड करता है। और हाई हेड अगर ज्यादा ऊंचा रहेगा, पहाड़ी इलाका में अगर हम रखेंगे, डैम को बनाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, टरबाइन बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहां पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहां पर बनाना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, एरिया समतल एरिया में, फ्लैट सरफेस में आपको
डैम नहीं बनाना है, वहां पर आपका जो रन ऑफ रिवर वाटर है, जो नदी से बहता हुआ पानी है, उससे ही मेरा टरबाइन घूम जाएगा, क्योंकि नदी बहुत दूर से आ रहा है, उसका अपलो वाटर में क्या रहता है, पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी रहता है ना, तो वो अपने टरबाइन को बहुत स्पीड में घुमा देगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप लोग समतल इलाका में जाएंगे और डैम बना देंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जैसे हम लोग का झारखंड में डैम ज्यादा है, का है, क्योंकि हम लोग झारखंड खुद पहाड़ी इलाका है। हाँ, चलिए आगे देखते। अब ये हो गया तीसरा फैक्टर कि जिस पर हमको डैम का जो लोकेशन है वो डिपेंड करेगा। चौथा फैक्टर है कि डिस्टेंस फ्रॉम पावर स्टेशन टू द लोड सेंटर। अब देखिए इस पर भी डिपेंड करता है, आप लोग कहीं पावर, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट कहीं पर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट यहां पर मान लेते स्थापित कर दिए, यहां पर, ठीक है, यहां पर स्थापित कर दिए, और यहां पर जो हाइड्रो पावर प्लांट यहां पर आप स्थापित कर दिए, तो हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डैम बनाना होगा। डैम से आपका क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी को पहले क्या करना होगा, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू टावर के माध्यम से उसको भेजा जाता है। तो अगर मान लेते डैम और ये क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन यानी डैम या पावर प्लांट मान लेते, जनरेटिंग स्टेशन माने पावर प्लांट, पावर प्लांट आर नॉर्मली कनेक्टेड टू द ग्रिड लाइन, टू द ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन से उसको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग यहाँ बिजली बना ली, अब बिजली को अब ट्रांसमिट करना होगा, दूर से सब स्टेशन तक पहुंचाना होगा ना। अगर मान लेते हैं डैम और सब स्टेशन के बीच का दूरी बहुत ज्यादा रहेगा, या फिर सब स्टेशन छोड़ दीजिए, ट्रांसमिशन लाइन जहां पर पोल टावर गड़ा हुआ है, अगर मान लेते हैं टावर तक और जो मेरा पावर प्लांट है उससे उसका दूरी अगर ज्यादा रहेगा, तो बताइए जो बिजली को ज्यादा दूर तक लेने के लिए ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा खर्चा आएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, सामने करना है, क्योंकि जो मेरा देख लीजिए पढ़ के, द जनरेटिंग स्टेशन आर नॉर्मली कनेक्टेड टू द ग्रिड, मेन ग्रिड लाइन थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, जो मेन ग्रिड से ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट रहता है ना, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से मेन ग्रिड से मेरा कौन कनेक्ट रहता है, जनरेटिंग स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट, वो मेरा किससे कनेक्ट रहता है, ट्रांसमिशन लाइन से। इसीलिए द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर आल्सो कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ साइट, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन का खर्चा को भी देखना है साइट सिलेक्शन के दौरान, कि मेरा ट्रांसमिट पावर को यहां से वहां तक बिजली को लेने में ही ज्यादा खर्चा नहीं आ जाना चाहिए, है ना, तो वैसे जगह को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा है एसेसिबिलिटी ऑफ साइट, है ना। अब मान लेते पावर प्लांट, अगर कोई मान लेते ऐसे इंजीनियर झोला चाप होगा, वो ठीक से पढ़ा नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट कहां पर, है ना, स्थापित करना, कहां पर बनाना चाहिए, चल गया हाइड्रो पावर प्लांट बनाने, वो क्या करते हैं, जंगल में हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया, है ना। आप जंगल में बोलिए, हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट का इक्विपमेंट सबको लेने के लिए, है ना, ट्रक से या फिर किसी भी और क्रेन वगैरह से लगने के लिए जंगल में घुसेगा कैसे, बड़ा बड़ा पेड़ को क्या तिरछा मेड़ा करके घुसेगा, नहीं ना, मतलब क्या वहां पर सड़क होना चाहिए, रेल का सुविधा होना चाहिए, है ना। एसेसिबिलिटी, आप पावर प्लांट में कैसे घुसेंगे, वहां तक कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, सुविधा होना चाहिए। तो ऐसा ही जगह में बनाइए पावर प्लांट जहां पर कोई रेल गुजर रहा है या फिर कहीं रोड जा रहा है, ऐसा ही जगह में पावर प्लांट बनाइए। ऐसा नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट में बना दिए पावर प्लांट, है ना, वहां तक जाएंगे कैसे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वही द साइट शुड बी इजिली एक्सेस्ड बाय रेल और रोड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट इक्विपमेंट एटसेट्रा, ताकि हम प्लांट के इक्विपमेंट को भी ले जा सके, और वहां से जो भी बिजली वगैरह वो सब तो ग्रिड लाइन से भेजे जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ अगर मान लेते पावर प्लांट का कोई इक्विपमेंट ही खराब हो गया, तो फिर से एक्सचेंज करने के लिए इधर से उधर लेना पड़ेगा ना, तो उसीलिए बोल रहे कि ट्रांसपोर्टिंग भी इजिली होना चाहिए। तो ये हो गया टोटल 5 गो फैक्टर। अब एक लास्ट फैक्टर देख लेते हैं, एक लास्ट है फैक्टर दोस्तों, देख लीजिए अदर्स। इसमें जो भी बचा कुछ है छोटा छोटा वो सब भी देख लेते हैं, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि व्हेन डिसाइडिंग द साइट, जब भी आप साइट डिसाइड करने जाओ, जब भी आप साइट देखने जाओ, कि जिस तरह हम लोग कॉलेज गए थे, तो कॉलेज में रूम देखने गए थे ना, कैसे रूम है, रूम को बढ़िया से देख लेते हैं, जो है टॉयलेट वगैरह है क्या नहीं, साफ सुथरा है क्या नहीं, उसके बाद रूम में क्या है, पुट्टे वगैरह है ना, टाइल्स वाला है, सब कुछ देखना पड़ता है। आस पड़ोस का इलाका देखना पड़ता है, दुकान वगैरह है क्या नहीं, राशन खरीदने के लिए, गैस भरवाने के लिए गैस सिलेंडर का दुकान है क्या नहीं, उसके बाद और भी बाजार वगैरह है क्या नहीं, समोसा खाने के लिए समोसा चाट दुकान है क्या नहीं, उसके बाद और क्या ट्यूशन वगैरह सामने है क्या नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है ना रूम देखने के लिए जब जाते हैं तो। है उसी तरीके से जब भी आप हाइड्रो पावर प्लांट कहीं पर डेवलप करने जा रहे हैं, कहीं पर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए साइट देखना पड़ेगा ना। साइट देखने के लिए तो फिर कुछ और भी फैक्टर्स को, कुछ सोशल फैक्टर्स को देख लीजिए। क्या देख लेना है कि कुछ जैसे रिजर्वोयर, जहां पर जो आप जलाशय या फिर डैम वगैरह जो बनाएंगे, उस पर मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मानव ह्यूमन बींग पर, कोई ह्यूमन बींग जहां पर रहते हैं लोकेशन, माने जहां पर लोगों को बस्तियां, उससे थोड़ा दूर बनाना चाहिए। मान लेते गलती से डैम फट गया तो फिर पूरा बस्ती जलमग्न हो जाएगा क्या नहीं है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो जिससे क्या हो जाएगा, जो फर्टाइल लैंड है, जो खेती, जो भूमि, अभी तो कहाँ खेती होता है, अभी खेती वगैरह होता ही नहीं है, जो उपजाऊ भूमि है वो क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा।
और क्या होगा, आल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में अफेक्ट सेवरल अदर इंपैक्ट ऑफ द इकोलॉजी, और ये क्या करेगा, जो पारिस्थितिकी विज्ञान है या फिर पारिस्थितिकी जो वहां पर जो जल जंगल जमीन है वो सबको क्या करेगा, में डैमेज प्रभाव जो डैमेज कर देगा, में इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, है ना, उस पर प्रभाव डालेगा। रिजर्वर शुड नॉट इन सिस्मिक जोन, भूकंप वाला इलाका में कभी नहीं डैम बनाना है, ये माने या फिर पावर प्लांट ही नहीं बनाना है भूकंप वाला इलाका में। चेक कर लीजिए वहां का पूरा स्थलाकृति, पूरा मैप वगैरह बढ़िया से देख लीजिए, वहां का लैंड कैसा है, जमीन कैसा है, वहां कोई माइनिंग्स वगैरह तो नहीं होता है ना, है या फिर भूकंप वाला इलाका तो नहीं है ना। अगर भूकंप वाला इलाका है तो वहां पर जैसे हम लोग झारखंड है तो झारखंड में डैम मतलब क्या भूकंप नहीं आता है, पहाड़ी इलाका में भूकंप नहीं होता है। हमारा हाइड्रो पावर प्लांट भी पहाड़ी इलाका में ही बनाना सबसे बेस्ट है, मैंने आपको बताया था ना, हिली एरिया है ना। तो क्या होगा कि ये जो सिस्मिक जोन है वो सबको भी देख लेना, द रिजर्वर शुड नॉट इन सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन यानी भूकंपी इलाका में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मान लेते कोई गलती से भूकंप आ गया, और आप लोग देखेंगे इस तरीके से क्या होता है, भूकंप एक छोटा सा पॉइंट 00 पॉइंट कुछ 1 जैसा कुछ समथिंग आया ना, तो वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है ना। तो क्या अगर गलती से मान लेते भूकंप आ गया तो क्या करेगा, वहां पर जो डैम है वो हो सकता है फट जाएगा। तो डैम फट जाने से क्या होगा, जो आस पड़ोस का इलाका वो जलमग्न हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा उसमें, और इससे क्या होगा, अगर भूकंप आ गया तो डैम भी तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो डैम को भी तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसमें जो इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए टरबाइन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट रखे वो सब डैमेज हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा से देख लेना। अब हम लोग क्या देख ले दोस्तों, हम लोग साइट सिलेक्शन कर लेके कैसा जगह में हमको हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करना चाहिए, और सब कुछ निष्कर्ष निकल कर क्या आया कि हमको हिली एरिया में करना, हाइड्रो पावर प्लांट डेवलप करना, ठीक है, हिली एरिया पहाड़ी इलाका में, ठीक है। कभी आप लोग इंजीनियर बनेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट अगर स्थापित करने का कभी मौका मिले तो ये सारा पॉइंट्स को, ये सारा फैक्टर को जरूर याद रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।